हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। सो SN1 रिएक्शन के लुक को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब जो सबसे पहला पॉइंट होता है SN1 रिएक्शन को समझने के लिए, वो ये पॉइंट है कि जो SN1 रिएक्शन होता है इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। ये कैसा होता है? 2 स्टेप प्रोसेस। अब 2 स्टेप प्रोसेस कहने का यहाँ मतलब क्या है? 2 स्टेप प्रोसेस कहने का ये मतलब है कि जब हमने SN2 पढ़ा था तो SN2 में क्या हो रहा था कि जब हमने अल्काइल हैलाइड लिया था तो वहाँ पे हैलोजन का टूटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना दोनों ही क्या हो रहा था, एक ही साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हैलोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना शुरू होता है और उसके ब्रेकिंग के वजह से यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है और साथ में एनाइन निकलेगा और वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या, बिकॉज हैलोजन निकल रहा है तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। और ये क्या बन गया, Cl- प्लस 2H2O मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट। अब ऐसे तो हमें दिख रहा है कि ये कार्बोकेटायन बहुत इजीली बन गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कार्बोकेटायन का बनना जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और इस रिएक्शन, ये कार्बोकेटायन को बनाने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू दिस मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बोकेटायन। इसीलिए सबसे पहला बात हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो SN1 का पहला स्टेप होता है ये इसका क्या है, फर्स्ट स्टेप। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो पहले तो स्लो होगा बिकॉज कार्बोकेटायन ईजिली बनता नहीं है, और दूसरा इसको बनाने के लिए हमें सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। इसीलिए कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, सिर्फ SN1 का पहला स्टेप एंडोथर्मिक होगा। ओवरऑल रिएक्शन इज नॉट एंडोथर्मिक। ओवरऑल रिएक्शन हमारा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये पॉइंट हम समझ चुके हैं। इसी रिएक्शन को एक्वस गैसियस फेज में करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब जो हम एनर्जी दे रहे हैं, मैंने क्या बताया था कि ये रिएक्शन कार्बोकेटायन का बनना खुद से नहीं होता है, इसके लिए हमें सिस्टम को एनर्जी देना पड़ता है। तो जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर यही रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी 630 किलो जूल पर मोल इनवर्स आता है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम एक्वस फेज में कर रहे हैं, और एक्वस फेज में भी पर्टिकुलरली क्या ले ले हम, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमें ये दिखता है कि जो इसका एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम हो जाता है एज कंपैरिजन टू गैसियस फेज। और कितना हो गया, 84 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो ऐसा यहाँ पे क्या कर देता है एक्वस फेज या प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा यहाँ पे क्या करता है कि इतना कम एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी तो हम दे रहे सिस्टम को, लेकिन इतना कम देने पे भी ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई किसका होगा, जो इजीली कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा, जो इजीली कार्बोकेटायन नहीं बनाएगा। और कार्बोकेटायन इजीली कौन नहीं बनाएगा, जिसका हैलोजन जो है वो बहुत आराम से अपने सहूलियत के हिसाब से क्या करेगा, कार्बन से अपना बॉन्ड तोड़ेगा, जिसका कार्बन हैलोजन बॉन्ड धीरे ब्रेक होगा। तो ये चीज़ हमें दिख गया कि एक्टिवेशन एनर्जी उसकी हाई होगी जिसका कार्बोकेटायन बहुत स्लो फॉर्मेशन होगा। और स्लो फॉर्मेशन इसीलिए होगा बिकॉज हमारा जो हैलोजन है वो जल्दी इस कार्बन को छोड़ के जाना नहीं चाहता, जाएगा तो लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा। तो अब ऐसा प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर देता है, प्रोटिक सॉल्वेंट की क्या कैपेबिलिटी होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट की सबसे बड़ी खासियत होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हमें ये बात समझना है कि जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है ये हमेशा एक स्टेट के थ्रू होता है, और वो स्टेट कौन सा होता है,
ट्रांजिशन स्टेट। तो ये डायरेक्ट इंटरमीडिएट नहीं बना रहा है, पहले ये इस स्ट्रक्चर के बाद पहले ये क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अब ट्रांजिशन स्टेट में होता क्या है, जब हम प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी है, तो वो अब क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ इस क्लोरीन के साथ जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगेगा। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि पहले जो हमारा क्लोरीन था वो कैसा था, न्यूट्रल, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन, जैसे जैसे कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन की तरफ वो बढ़ता है तो वो क्या कर रहा है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से धीरे धीरे अपना बॉन्ड क्या करता है, तोड़ना शुरू करता है, और ये खुद कैसा हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और ये कैसा हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन और हैलोजन के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा पार्शियल स्टेट में होंगे, और बॉन्ड्स भी कैसा होगा, पार्शियल होगा। अब बिकॉज इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले पहले क्लोरीन क्या था, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से अटैच्ड था, वो इस बॉन्ड को बहुत आराम से तोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे ही हम इस रिएक्शन को किसी ऐसे प्रोटिक सॉल्वेंट में जब करते हैं तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पावर यूज करता है और इस एनाइन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। तो अब जो ये एनाइन पहले धीरे धीरे निकल रहा था वो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एंड में होगा क्या, हम आखिर में क्या देखते हैं कि ये एनाइन अब इससे पूरा बॉन्ड तोड़ के ये जो Cl माइनस है, यहाँ पे ये जो Cl माइनस बना है इसके आसपास क्या हो जाएगा, पूरे पूरे वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया है, वाटर के मॉलिक्यूल ने इसे क्या कर लिया है, घेर लिया है। तो कुछ ऐसा होगा। इसीलिए प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोकेटाइन क्या होता है, बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, इट फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। हम एनर्जी तो देते हैं ये कार्बोकेटाइन को बनने के लिए, लेकिन बिकॉज यहाँ पे हमारा हैलोजन ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने लगता है तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी देते हैं तो वो क्या कर लेता है, इजीली कार्बोकेटाइन बना लेगा, एज कंपैरिजन टू अगर यही रिएक्शन हम क्या कर ले, गैसियस फेज में कर ले। तो हमें यहाँ ये बात याद रखना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसके वजह से इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे जो हम समझ रहे थे। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये रिएक्शन होता कैसे है। हम इस रिएक्शन का क्या समझेंगे, मैकेनिज्म। अब मे बी शायद कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगा कि ये किसका मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, अगर हम इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हैं तो हमें ये दिखता है, हमें यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनता क्या है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस Cl माइनस प्लस 2H2O। तो ये है हमारा मेन इक्वेशन जिसका हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म। तो ये अगर हमें ऐसे क्वेश्चन दे दे कि हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, हमने उसे क्या किया, एक सॉल्वेंट में यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, मेन प्रोडक्ट मिल रहा है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस एनाइन प्लस वाटर। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, हम इसका मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो ये स्टेप तो मैंने समझा दिया है कि पहला स्टेप क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड,
थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें कि क्लोरीन जो होता है या जो भी हमारा हैलोजन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होगा, अपने आप को शील्ड कर लेता है और उसके बाद क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाता है, एनायन बन जाता है और वाटर बन जाता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म का पहला स्टेप था। अब बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैंने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, किस पे होगा, कार्बोकेटाइन पे होगा। तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन हो सकता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा वाटर होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमारा क्लोरीन बनेगा, मतलब हैलोजन कोई भी बनेगा, या फिर वाटर बनेगा। तो यहाँ पे सीधी बात है, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल तो हमारा जो हमारा हैलोजन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ही नहीं पाएगा। रीज़न क्या है कि बिकॉज वो क्या कर चुका है, उसने अपने आप को वाटर से क्या कर दिया, शील्ड कर दिया है। इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे किसका अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा ऑन कार्बोकेटाइन। तो सेकेंड स्टेप में क्या है, C+CH3 होल थ्राइस, इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। अब वाटर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को देगा, और वाटर यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेविस बेस की तरह, बिकॉज ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कार्बोकेटाइन को डोनेट कर रहा है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेविस एसिड की तरह। तो पहला ट्रांजिशन स्टेट मैंने बना दिया था। ये हम देखें तो ये जो स्टेप यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारा क्या है, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट होता है। और इसके वजह से यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस OH, OH2, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या मिल गया हमें, Cl- प्लस 2H2O। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है ये हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट होगा। इसे ये हमारा क्या है, सेकेंड इंटरमीडिएट। तो अभी तक जनरली में अगर हम SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिर्फ दो ही स्टेप होता है, पहला ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड एंड सेकेंड इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन टू फॉर्म हमारा क्या, जो भी प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम कभी भी वाटर यूज़ कर ले, अल्कोहल यूज़ कर ले, तो ये दो स्टेप के बजाय क्या होता है, तीन स्टेप में ये प्रोसेस होगा, बिकॉज यहाँ पे एक आखिरी स्टेप होगा दैट इज डीप्रोटोनेशन। तो हमेशा याद रखना है, अगर SN1 रिएक्शन सेम चीज़ किस वाटर या प्रोटिक सॉल्वेंट के अलावा अगर किसी में हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप प्रोसेस होता है। लेकिन अगर किसी प्रोटिक सॉल्वेंट में होगा, मेनली पर्टिकुलरली वाटर, अल्कोहल, इन सब के वाटर के केस में, तो ये हमेशा क्या होता है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीप्रोटोनेशन होता है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है मीडियम में, अब हमारा जो ये वाटर मॉलिक्यूल है मीडियम में, अब वो क्या करता है, ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, ब्रॉन्स्टेड बेस। अब ये करेगा क्या, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को, जो कि इसे क्या बनाता है, अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को मीडियम में क्या करेगा, H+ के फॉर्म में डिस्चार्ज कर देगा। और अगर मीडियम में वापस H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये जो H2O है ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देता है, और कौन से फॉर्म में, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये टर्ट ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन अपना हाइड्रोजन छोड़ रहा है, इसीलिए स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है,
डी प्रोटोनेशन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 होल थ्राइस OH प्लस क्या हो जाएगा हमारा Cl माइनस प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया है। तो ये हमारा क्या था ओवरऑल SN1 का रिएक्शन कि SN1 में होता क्या है। सबसे पहला इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस। यहाँ पे पहले कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है और बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन स्लो स्टेप होता है इसीलिए पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा स्लो स्टेप होगा और उसे हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ बिकॉज ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमेशा यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन इस केस में किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता था कि क्लोरीन भी तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, क्यों वाटर ही बिहेव कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो क्लोरीन इसीलिए नहीं बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिकॉज उसने क्या, वो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है सॉल्वेट हो जाता है, और बिकॉज वो सॉल्वेट हो चुका है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इसीलिए यहाँ पे वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और क्या बनाता है टर्ड ब्यूटाइल ऑक्सोनियम आयन। और अगर हम SN1 का रिएक्शन, अगर हम SN1 का रिएक्शन मेनली अगर वाटर में करेंगे तो हमेशा ये 3 स्टेप रिएक्शन होगा, दैट इज यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप होता है जो कि क्या होता है डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा SN1 का मैकेनिज्म था। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो से रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।